हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर है और मैं हूं उम्माद लतीफ। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो काफ़ी क्रिस्पी और ज़बरदस्त और कंपैरिजन टाइप का होने वाला है। तो इंडिया वर्सेस चाइना इन 2030 फ्यूचर प्रेडिक्शंस, एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। सो गाइस, बेसिकली ऐसे है कि 2030 तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया डोमिनेट कर सकता है चाइना, बिकॉज जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस तरह से इंडिया पॉवर्टी लाइन जो है वो ऊपर लेके आ रहा है, काफी मिडिल क्लास आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक्सपोर्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। इंडिया नो डाउट अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है चाइना और इंडिया की एक्सपोर्ट में। हालांकि इंडिया की एक्सपोर्ट ही हम हमारे से बहुत ज्यादा है, और हमारी $25 बिलियन के करीब है, और इंडिया की अभी टारगेट $400 बिलियन का इस साल का, और चाइना के तो ट्रिलियंस के अंदर है। ठीक है, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस है, लेकिन जिस तरीके से जिस तरह जो है ना इंडिया ग्रो कर रहा है, ये 10 सालों के अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा अमाल, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंडिया क्यों डोमिनेट कर सकता है चाइना को। इंडिया ने रैकेट्स तोड़े हैं। आपकी जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, हमारी स्पार्को, हमारी पाकिस्तान की स्पार्को, आपकी इसरो ने रिसेंटली एक लॉन्च किया 120 के राउंड अबाउट सैटेलाइट्स, और वो रिकॉर्ड है, और वो दुनिया ने इनको दिए हैं कि हमारी लॉन्च करें रॉकेट्स हमारे। इवन कि नासा जैसी कंपनी भी कहती कि यार हमें आपने कौन से साइंसदान बिठाए, कैसे साइंसदान बिठाए, हमें भी थोड़ा सिखाएं। दूसरी बात, $300 मिलियन पर डे इन्होंने एक ट्रेडिंग किया इंडिया ने, ये भी एक रिकॉर्ड है। अच्छा, एक दिन के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है आईटी सेक्टर में। दुनिया का अब माना जा रहा है कि सेकंड सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त, बेंगलुरु तो आईटी का हब है इंडिया का। और मैं अब क्यों कह रहा हूँ फ्यूचर में इंडिया डोमिनेट कर सकता है, बेसिकली वजह ये है कि इंडियंस जो है ना, जो आईटीएंस है, वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आप उठा के देख लो, आप एडोबी नेटवर्क उठा के देख लो, आप गूगल देख लो, आप पेप्सी का भी मैंने सुना है, पेप्सी, हर चीज उठा के देख लो, आप एप्पल उठा के देख लो। मतलब अंदर आपको सीईओ नहीं तो कम से कम जो हाई पोजीशन हाई रैंक्स पे जरूर मिलेंगे। सुंदर पिचाई जैसे आपको जरूर मिलेंगे। सीईओ हो गया ना, सीईओ के अलावा मैं कह रहा हूँ हाई रैंक्स के अंदर भी जरूर मिलेंगे अच्छी कंपनियों के अंदर इंडियंस। अच्छा, मैं आपको वजह बता रहे थे क्यों डोमिनेट कर सकता है इंडिया। इसलिए डोमिनेट कर सकता है बिकॉज फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आपकी रोबोट्स डोमिनेट करेंगे। इंडिया के अंदर काफी रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स आ गए, रोबोट्स के थ्रू वो मतलब सर्विंग टेक्नोलॉजी में काफी आगे जाना शुरू हो गया। चाइना नॉट अभी बहुत आ गया है, लेकिन इंडिया वही बात करें, इंडिया कम्पीट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना का सारा इस टाइम फोकस आईटी में नहीं है हमारा चाइना का फोकस इस टाइम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो कि मतलब फ्यूचर में ये चीज काम नहीं आएगी। फ्यूचर में आपके काम आएगी आपके आईटी सेक्टर की तरह मजबूत। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये भी इंडिया डोमिनेट करेगा एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। चीज है, ये होती है फिजिकल एक्सपोर्ट ना। हाँ, एक होती है आईटी की एक्सपोर्ट। मतलब आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर अभी इंडिया बहुत आगे जा रहा है, फ्रीलांसिंग हर चीज, और वैसे भी जा रहा है। जो फिजिकल एक्सपोर्ट उसके अंदर भी $400 बिलियन के करीब अभी इस साल का टारगेट इंडिया का, लेकिन उसमें भी बहुत आगे जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ आईटी के अंदर एक कंट्री अगर दूसरे को पीछे लगा, मतलब पीछे छोड़ दे, तो वो मतलब उसकी आगे एक्सपोर्ट्स की काउंट होगी। आईटी के लिए आपने बताया था कि एक दिन बताया था मुझे कि इन्होंने कितने पैसा इन्वेस्ट किए सिर्फ आईटी के लिए। एक यूनिवर्सिटी के 1200 से पता नहीं 1300 करोड़ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। मतलब ये काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इंडिया वाले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मजे की कन्वर्सेशन बगैर किस तरीके का गाइस हमेशा की तरह कॉन्टेंट गाइस स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जाएंगे थोड़ा सा भविष्य में, साल 2030 में, और भारत के आज के हालातों को तो दूसरे देशों से हमने कई वीडियोस में कंपेयर किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2030 के चाइना को कंपेयर करेंगे 2030 के भारत से। कैसा होगा आज से लगभग 10 साल बाद का भारत चाइना के मुकाबले, उस वक्त हम कहां खड़े होंगे और क्या उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां से हमें भारत के सुपर पावर बनने का सपना सच होता हुआ दिखे। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ, और इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, शायद आप तैयार हो गए होंगे साल 2030 में जाने के लिए, लेकिन रुकिए, 2030 में जाने से पहले हमें अपनी गाड़ी थोड़ा सा उल्टा घुमानी है और थोड़ा सा होकर आना है साल 1960 में। वो दशक जब भारत की जीडीपी करीबन $36 बिलियन थी और चाइना की जीडीपी लगभग $61 बिलियन ज्यादा थी। जी हाँ, ये मेरा सवाल है कि क्या चाइना की जीडीपी ज्यादा थी? बिल्कुल
नंबर में वो भले ही ज्यादा लग रही हो, लेकिन उस वक्त चाइना की जीडीपी में जैसे ब्रेक सा लग गया था। अगले 10 सालों में चाइना दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में से ही बाहर हो गया। वहीं भारत के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हम धीरे धीरे ही सही ग्रोथ कर रहे थे। ये बात मैंने यहाँ इसलिए मेंशन की क्योंकि इन दिक्कतों की वजह से चाइना ने खुद को डेवलप करना हमसे बहुत पहले शुरू कर दिया था। 1970 के दशक में जहां भारत और चाइना बिल्कुल बराबर थे, वहीं आज उस तक पहुंचने के लिए हमें कई सालों की कड़ी मेहनत लगेगी। चाइना ने अपने देश को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट की जो गाड़ी आज से 40 से 45 साल पहले पकड़ ली थी, वो हमने लगभग सिर्फ 10 से 15 साल पहले ही पकड़ी है। यानी आसान सी भाषा में कहें तो 2030 तक भी भारत चाइना से पीछे ही रहेगा, क्योंकि चाइना में ग्रोथ की रफ्तार कम नहीं हो रही है। हाँ, ये बात थोड़ी अलग है कि कोरोना की वजह से उनकी इकोनॉमी को थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन चाइना इस वजह से इतनी आसानी से अपनी इकोनॉमी को इसके लिए सफर नहीं करने देगा। तो चलिए अभी फिलहाल वापस लौट कर आते हैं और जाते हैं साल 2030 में और उन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो 2030 में दोनों ही देशों की जरूरत होंगी। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जीडीपी। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी और भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, हम एक स्थान नीचे गिर गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन CEBR की वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 के मुताबिक 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं और 2030 तक अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वहीं कुछ आंकड़ों के मुताबिक चाइना 2028 में यूएसए को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2030 में $8.4 ट्रिलियन होगी, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा $5,700 तक होगा। ये नंबर 10 ट्रिलियन को भी छू सकता है अगर चीजें भारत के पक्ष में रही तो। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ट्रिपल पी के हिसाब से $64.2 ट्रिलियन के साथ चाइना दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश होगा। भारत $46.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश होगा, जहां अमेरिका $31 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर उस वक्त देश को चलाने का भार होगा, यानी वो पॉपुलेशन जो कि पढ़ी लिखी होगी। पिछले साल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कहा था कि 2030 तक भारत को 100% लिटरेसी वाला देश बनाना है। इस वक्त भारत की लिटरेसी रेट लगभग 78% है, यानी भारत को 100% लिटरेसी रेट वाला देश बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 83 से 85% तक ही भारत 2030 तक पहुंच पाएगा। वहीं 2015 में चाइना में लिटरेसी रेट 96.4% था, जो चाइना भी 2030 तक 100% करना चाहता है। और उनके लिए असल में ये करना आसान होगा, क्योंकि उनके पॉपुलेशन के बढ़ने की रफ्तार भी भारत से कम है और उनकी मौजूदा लिटरेसी रेट भी भारत से काफी ज्यादा है। 2030 तक भारत की आबादी भी चाइना को पीछे छोड़ देगी। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने 2030 तक ये आंका है कि भारत की आबादी तब तक 1.5 बिलियन तक हो सकती है, जो भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना देगा, क्योंकि चाइना की आबादी उस वक्त तक 1.46 बिलियन की होगी, यानी भारत से लगभग 0.04 बिलियन कम। वैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि भारतीय सरकार को अभी से ही भारत में बढ़ती हुई जनता को देखकर स्ट्रिक्ट एक्शन और लॉस पास करने चाहिए, ताकि भविष्य में भारत की आबादी कंट्रोल में रह सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अब अगर बात करें अगले कंपैरिजन की, तो 2030 तक भारत में वो चीज भी आ जाएगी जो आज चाइना में है लेकिन भारत में नहीं। जी हाँ, हाई स्पीड ट्रेन्स। 2030 में भारत और चाइना दोनों की ही रेलवेज दुनिया में सबसे बेहतरीन रेलवेज में से एक होंगी। दोनों ही देशों के पास हाई स्पीड रेलवे होगी और हो सकता है कि भारत में 2030 तक हाइपर लूप भी ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि 2030 में चाइना में भी हाइपरलूप ऑपरेशनल हो जाएगी। टोंगरेंग सिटी ने इस वक्त तक यूएस बेस्ड एक कंपनी हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के साथ चाइना में पहले हाइपरलूप के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब अगर वहीं बात करें मिलिट्री की, तो 2030 तक भारत और चाइना की मिलिट्री भी दुनिया की 2 सबसे पावरफुल मिलिट्रीज होंगी। वैसे भारत और चाइना की मिलिट्री आज भी दुनिया की काफी पावरफुल मिलिट्रीज में गिनी जाती है, लेकिन 2030 तक हमें इनमें इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलने वाला है।
टेक्नोलॉजी और स्पेस की फील्ड में भी 2030 में दोनों ही देश काफी अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों की स्पेस और टेक्नोलॉजी की फील्ड आने वाले समय में काफी बेहतर तरीके से ग्रो करने वाली है। 2030 तक भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज चुका होगा। हम मार्स पर अपना दूसरा मिशन, सूर्य और वीनस पर भी अपना मिशन भेज चुके होंगे। उस वक्त तक हमारे पास भी रियूजेबल रॉकेट्स होंगे और जिस रफ्तार से इसरो काम कर रहा है, हो सकता है कि 2030 तक भारत भी अपने यात्रियों को मंगल तक ले जाने की तैयारी कर रहा हो। वहीं चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSC भी 2030 तक स्पेस साइंस में खुद की दुनिया में एक अलग से पहचान बनाना चाहती है। 2030 तक CNSC चांद पर क्रूड मिशन यानी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिशन पूरा कर सकती है। उनका टारगेट चांद पर उस वक्त तक एक लूनर बेस बनाने का भी है। 2030 तक आपको चाइना का एक स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में देखने को मिल सकता है, जैसा आज आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जानते हो। और इसके साथ ही कई और बहुत बड़े मिशन हैं जो 2030 तक चाइनीज स्पेस एजेंसी पूरा करना चाहती है। तो ये था आज की चीजों को देखते हुए कुछ प्रेडिक्शन, उन सब चीजों के बारे में आपको बताने के लिए जो शायद आपको 2030 में देखने को मिल सकती है। लेकिन यह आज के हालातों को देखते हुए 2030 का प्रेडिक्शन था, यानी अब इंतजार करते हैं आज से 9 से 10 साल बाद का ये सब देखने के लिए कि कितनी चीजें 2030 तक हमें सचमुच देखने को मिल सकती हैं। तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ पर वीडियो होती है। लास्ट में इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ये मौजूदा हालात के को देखते हुए हमने prediction की गई है। बट ये भी हो सकता है कि 9-10 साल में डोमिनेट करे। मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो GDP के भी उन्होंने यही बताया कि सेकंड नंबर पे इंडिया रहेगा। अब सेकंड फर्स्ट मतलब कोई इतना वो फर्क तो नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि सेकंड पे तो फर्स्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन सेकंड में उन्होंने कहा मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि US से भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। और GDP में जो है चाइना डोमिनेट कर जाएगा सब कोई, ठीक है। चाइना नीचे नहीं आने वाला, ये उन्होंने परसेंटेज मतलब 48 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर इंडिया को ऊपर जाना तो चाइना को कम्पीट करना होगा, मतलब उसके चाइना से ऊपर जाना होगा, चाइना नीचे नहीं आएगा। ये बात मेरे बताइए, चाइना नीचे नहीं आएगा, इंडिया को ऊपर जाना होगा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त भी आप यार हर लिहाज से भी देखें तो चाइना ग्रो ही करता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। और चाइना ट्रेड भी देख लें, उनकी एक्सपोर्ट देख लें। हमारा देखो ना, चाइना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया पिछले 5 सालों में। आपने देखा होगा उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि आप 2 बच्चों से ज्यादा नहीं पैदा कर सकते। और इंडिया के अंदर अब से स्टार्ट हो गई, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बच्चों से ज्यादा आप एक आया ये रूल पास करने के लिए। यूपी के अंदर बर्थ रेट सबसे ज्यादा इंडिया में, सबसे ज्यादा इस यूपी स्टेट में सबसे ज्यादा। इसलिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि 2030 के अंदर हो सकता है सबसे ज्यादा आबादी इंडिया की हो जाए, बट ठीक है 150 बिलियन। तो चाइना की 1.46 रहेगी, 46 ये। लेकिन एक क्लोज प्रेडिक्शन होती है, जरूरी नहीं है कि इंडिया की ही रहे, हो सकता है चाइना के ऊपर है कोई स्लाइटली फर्क रहे, लेकिन ये प्रेडिक्शन है किसी की ना, बस आजकल के अंदाजे के हिसाब से। अच्छा हमार मेरे ख्याल से अगर इंडिया को डोमिनेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात ये कि लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, जब चाइना क्या इस टाइम 96 था 96 और उनका 2015 में उनका 96% था, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले। इनको देखना पड़ेगा, इंडिया को देखना पड़ेगा अपने केरला स्टेट को। केरला स्टेट के अंदर 95 to 100% लिटरेसी रेट काफी हाई है केरला स्टेट बहुत ज्यादा हाई। इसी तरह इंडिया को देखना पड़ेगा केरला में क्या चीज हो रही है जिसको देखते हुए हम दूसरी स्टेट्स के अंदर बिल्कुल दोस्त बात, मतलब इंडिया एक तो हम हमेशा कहते थे हमें दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए ना, जो भी अच्छी चीज है पाकिस्तान को चाहिए दूसरे कंट्री से सीखे, बेशक वो इंडिया है, बांग्लादेश है, मलेशिया, जो भी कंट्री। लेकिन इंडिया के अंदर तो अपनी खुद की एक स्टेट मौजूद है जिसने ये काम किया हुआ है, वो तो अपनी स्टेट से ही सीख सकते हैं, मतलब उनसे जो है ना गाइडलाइन ले सकते हैं, कुछ भी वहां पे जाकर देख सकते हैं क्यों वहां पे इतना लिटरेसी रेट हाई है। सो गाइस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना क्यों इसका लिटरेसी रेट इतना ज्यादा हाई है। तो यूएसए को डोमिनेट कर जाएगा इंडिया और चाइना। यार हर चीज में बताया गया है कि दोनों कंट्रीज डेवलप ही करेंगे, आर्मी के हिसाब से बताया गया ठीक है डेवलप ही करेंगे। मैं इंडियन आर्मी का जाहिर पता नीचे रैंक में तो नहीं आने लगी, ना ही चाइना की आने लगी है। हाँ कंपटीशन जरूर रहेगा इनका, लेकिन नीचे नहीं आने लगे। इस तरह स्पेस एजेंसी इन्होंने इसरो बताया, देखें कितने मिशन अपने जो है ना कामयाब कर लेंगे, पूरा जो है अपना टारगेट है उसको अचीव करना है उन्होंने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वो कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने पास में चीजें देखी हैं कि जिस चीज का इंडियंस ठान लेते हैं कि हमने ये करनी वो कर ही रहते हैं। ये चीज हमने इसरो की ही अंदर डेडिकेशन मैंने चेक किया। अब्दुल कलाम साहब देखिए, इसरो जैसी कंपनी साइकिल के अंदर अपनी चीजें ट्रांसफर करती थी किस दौर के अंदर,
और साइकिल 2008 में स्टार्ट हुई थी। तो लोग मुझे लगता है उनको देख के हंसते होंगे, यार ये क्या फजूल काम कर रहे हैं साइकिलों पे। हो सकता है उस टाइम पे ऐसा होता हो, बट उनकी डेडिकेशन चेक डेडिकेशन वो नहीं हटे। ये इसको हेड्स ऑफ करते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने भी जो ना इनको लीड किया, मतलब उनको भी इंडियंस बहुत ज़्यादा सल्यूट करते हैं यार, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम जो है किया। वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, और कहा जाता है कि वो अब्दुल कलाम साहब जिस तरह इंडियन प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसे उसी तरह ही बाहर निकले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहा जाता है जो प्रेसिडेंट आते हैं वो आते तो यहाँ बेचारे एक बैग लेके जाते हैं 10 बैग लेके। समझे इस चीज़ को? ऐसे वो आए भी एक बैग के साथ, गए भी एक बैग के साथ, मतलब कुछ उन्होंने करप्शन नहीं की, कुछ नहीं बनाया। तो हमने वीडियो बनाई, काफी नाइस पर्सनालिटी है। सही बात है। वो बंदा यार माल, उसके पास काफी डिग्रीज थी, एक फेयर बंदा, एक वैलिड डिग्री होल्डर बंदा। मैं कहता हूँ कि ऐसा बंदा पूरे इंडिया में अभी तक नहीं आया, अब्दुल कलाम आजाद साहब जैसा लेजेंड है यार वो। तो मैं कहूँ यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। मैं तो काफ़ी मज़ा आया वीडियो देख के, तो उम्मीद है आपको मज़ा आया। अगर आपने हमारी बातों में एंजॉय किया और वीडियो को एंजॉय करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसको क्लिक करके आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। तो मुझे ऐसा नासर रमान लतीफ़ को दें इजाज़त। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।